बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का सामाजिक अध्ययन से भूमंडलीकृत विश्व के बनने के बारे में कर रहे थे ये चैप्टर। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। इससे पहले के वीडियो में मैंने यहाँ तक करा लिया था और ये पार्ट 2 है, क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो इसलिए हम लोग इसमें करेंगे। तो ये जो है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, अफ्रीका में 1890 का जो दशक था उसमें रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी और मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। ठीक है, यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजय के इस युग में दुर्घटनावश फैल गए मवेशियों की बीमारी ने हजारों लोगों का जीवन वो भाग्य बदल कर रख दिया। तो यह जो प्लेग की बीमारी जो मवेशियों की थी, जो कैटल्स की थी, उनमें फैल गई थी, इससे जो है कि बहुत सारे लोगों का जीवन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। बहुत सारे लोगों का जीवन जो होता है वो जो है एनिमल्स के जो कैटल्स हैं, जो मवेशी हैं, उन्हीं के पालन पोषण में बीत जाता है और उन्हीं से प्राप्त होने वाली चीज़ों से खा पी के और पहन के वो अपना जीवन गुजार देते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जो जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहां की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे चलता रहा। वहां पैसे या वेतन पर काम करने वाले का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहां कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है। उस समय जो अफ्रीका के लोग थे वो जो है कि वेतन के लिए कार्य नहीं करते थे। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। तो जो यूरोप के लोग थे उन्होंने अफ्रीका के बड़े से भूभाग को देखा और वहां पे बहुत सारे खनिजों के भंडार थे उसको देखा और वो लोगों ने सोचा कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खानदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहां एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहां के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया और उन्हें खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहां रिंडरपेस्ट नामक की एक पशु बीमारी जो थी वो फैल गई। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्व अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरफ पश्चिम अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी और फिर 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का ध्रुव दक्षिण हिस्सा तक भी पहुंच गए। फिर क्या हुआ, रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों
को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीका वासियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए और अपनी सत्ता को मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी उनके कब्जे में ले लिए। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकों कारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणाम की ऐसी ही और भी कहानियां देखी जा सकती हैं। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। इस समय तक भारत से जो है श्रमिकों को बंदी बना के ले जाया जाता था। भारत से अनुबंधित जो गिरमिटिया श्रमिक को ले जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि मीन्स कि इस भूमंडलीकृत विश्व के बनने की ये जो चैप्टर है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज को लाइक करिए। तो यह जो आर्थिक वृद्धि हो रही थी तेजी से, वो जो है कष्ट, जनता के जो कष्ट थे उनमें भी वृद्धि कर रही थी। कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी थी। मीन्स कि यह ऐसा समय शुरू हो रहा था जिसमें कुछ लोग तो बहुत ज्यादा धनवान होते जा रहे थे और कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा गरीब। कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति हो रही थी, दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बगानों, खदानों, सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बगानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। जमीन पर भाड़ा बढ़ गया था। खानों बगानों के लिए जमीन को साफ किया जा रहा था। इस परिवर्तन से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्ज चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। भारत से जो अनुबंधित गिरमिटिया मजदूर श्रमिकों को मुख्य रूप से करीबियाई द्वीप समूह जैसे कि त्रिनिदाद और गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सिलो और मलयालम जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। त्रिनिदाद के एक कोको बागान में काम कर रहे गिरमिटिया मजदूर 19वीं सदी का प्रारंभ में जब 19वीं सदी का प्रारंभ हुआ था तो ये मजदूर जाके इन बागानों में कार्य करते थे। मजदूरों की भर्ती का काम मालिक एजेंट किया करते थे। एजेंट को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम और जमीन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। 19वीं सदी में इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया। बागानों में या कार्य स्थानों पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे वहां वैसे हालात नहीं है। नई जगह के जीवन कार्य स्थितियां कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक में भी व्यक्ति के नए रूप खोजे। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेला का रूप दे दिया गया। इस मेले को
हो से इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ताफारियानवाद जो था नामक विद्रोही धर्म जैसे जमैका के गायकवाम के शिखर पर पहुंचा दिया। में भी भारतीय प्रवासियों कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती थी। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय प्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आए रचनात्मक अभिव्यक्तियों का उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। मीन्स कि ये जो देश हैं जहाँ पे गिरमिटिया मजदूर एक अनुबंधी गिरमिटिया के अनुबंध का फॉर्म मीन्स कि गिरमिटिया मजदूरों को इन जगहों पे ले जाया जाता था और वहाँ पे ये लोग जो है जो श्रमिक है अपने हिसाब से अपना जीवन जीने लगते थे। फिर यहाँ पे ये जो है तो इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार साहित्यकार B.S. नायपाल का नाम सुना? कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर का नाम भी सुना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि उनके नाम हम भारतीय जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसके दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जी रहे थे। वहां के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में बिछोह और परायेपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। यहाँ पे एक गिरमिटिया मजदूर की आप बीती बताई गई है। राम नारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल काम किया था और उनकी संस्मरण का एक अंश तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। ये जो गिरमिटिया मजदूर थे इनको कुछ काम सौंपा जाता था और अगर इन कामों को ये नहीं कर पाते थे तो उसके लिए इनको सजा दी जाती थी। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ छिल गए थे और हफ्ते भर तक काम नहीं कर पाया, जिसके लिए मुझे सजा दी गई और 14 दिन तक जेल में काटने पड़े। नए अप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा न हुआ तनख्वाह भी काट ली जाती थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता से सजा दी जाती थी। दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं और अपने शिकारी पूरी श्राफन नट्टू को के बारे में सुना है। ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे, जिसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपियन बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचने की कोई एक पद्धति होती थी, यहाँ तक कि उन्हें व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगती थी। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जा
किया जाता था। मीन्स कि भारत में जो कपास होती थी बहुत अच्छी होती थी और यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था, भेजा जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। तो मीन्स कि क्योंकि इससे कपड़े बहुत अच्छे बनते थे तो इसलिए ब्रिटेन में भी इसके कपड़े बनने लगे। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप तो इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया हाउस लंदन, ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वहां महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटेन कपड़ा उत्पादन दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी स्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया था। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% रह गया। तो फिर भारत ने किन चीजों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला दृश्य है। 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था। मीन्स कि क्या होता था कि भारत से कच्चे मालों को भेजा जाता था और जो तैयार माल होते थे उनको नहीं, कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशकों तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसे कि आपने पहले आपने देखा है कि 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। ब्रिटेन की जो सरकार थी वो भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उससे बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिकरण उत्पादों की बाढ़ सी आ गई। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिवेश की व्यवस्था में रहता था। इसका मतलब आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारी घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफे का काम कमा कर की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद होते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे तथाकथित होम चार्जेस खर्चे पर निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। 17वीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जुड़ने वाले व्यापारिक मार्ग, यहाँ पे व्यापारिक मार्ग को दिखाया गया है। तो महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था का क्या हालचाल था? पहला महायुद्ध जो है मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था।
लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीजों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इस विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज्यादा समय लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगी थी। युद्धकालीन रूपांतरण। युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान किस तरह के चेंजेज आए। पहला विश्व युद्ध 2 खेमों में लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे, तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमान तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को निस्तब्ध करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योग की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची उसकी औद्योगिक युग से पहले औद्योगिक शक्तियों के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। मृतकों और घायलों में ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवार की आय भी गिर गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों को मद्देनजर पूरे के पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चों पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने में घर की औरतों को बाहर आना पड़ा जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिका की बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्ज लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्ति की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों और नागरिकों के समेत नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्व वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उत्साह का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगार में भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उत्साह शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सहारे भी उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी।
उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादों की हालत पर भी विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की आपूर्ति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गईं, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज संकट में फंस गए। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह हम पहले देख चुके हैं कि अमेरिका से युद्ध की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहत मास प्रोडक्शन का चलन। बृहत उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के बूचर्ड खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखानों में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचर खानों में मरे हुए जवानों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठा कर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार कहते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखानों के असेंबली लाइन में हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज्यादा थी। टी मॉडल नामक कार बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफी मुश्किलें महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दोगुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी, उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। बृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीजें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी ये सारी चीजें कर्ज पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या
में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरतों की चीजों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोक्ता भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोक्ता के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत थी और नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। 1923 में अमेरिका से विश्व की पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपियन व्यवस्थाओं को संकट से उबारने में मदद दी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व अन्य वृद्धि दर में भी काफी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। महामंदी इसको कहते हैं। आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और अवसर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्र और समुदाय पर इसका सबसे बुरा ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादनों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमत में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे, यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैसा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सकें। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद भी बढ़ गई। जाहिर है कीमतें और नीचे चली गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गया। अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गया तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका से कर्ज लेकर अपने निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते हैं अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गया। 1928 के पहले 6 माह तक विदेश में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उसके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूलने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देने बंद कर दिए। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जरूरी चीजें कुर्क कर ली गईं।
20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल के गुबार की तरह रातों रात कपूर हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्ज वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए, बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सख्ते में डाल देने वाले हैं। 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थीं। यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। भारत और महामंदी। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी जा पहुंची थी। उससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज प्रभावित हो उठे थे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यात और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देशों के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गईं। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूलने में छूट देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व व्यापार के लिए उपज पैदा करते थे। बंगाल के जूट पटसन उत्पादों को ही देखिए, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्ज ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था, चलो भाइयों नगद की उम्मीद में और ज्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जों में पीसकर नाउम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल जड़ी खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिया देंगे 5 रुपए मन भाव। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन रसूखदारों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खासतौर से सोना का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सोवियत अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदायी नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बांधा बधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे। तेजी आ गई थी। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण
युद्धोत्तर काल युद्ध के बाद क्या क्या हुआ। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद पूरा विश्व युद्ध 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, पहला विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके 2 दशक बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नात्सी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका का था से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा, पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। इस युद्ध में रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियां जुलाई 1941, रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियां 1941 जुलाई 1941 में रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना था। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ लोग मारे गए। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए। अब तक के युद्ध में मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर व हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नात्सी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राड युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्था 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले। पहला, बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफी ज्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। संक्षेप में, युद्धोत्तर राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स संस्था पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लगभग और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्था या ब्रेटन वुड्स ट्विन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में
1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की निर्माण प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो मीन्स कि यहाँ पे कह रहा है कि अमेरिका जो है विश्व बैंक और IMF, ये जो दो संस्थाएं बनी कि किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। वीटो का मतलब क्या है, इसका हम आगे समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा जो है रुपया है, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। तो प्रारंभिक उत्तरोत्तर युद्ध के बाद के वर्ष में ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रियतम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया। इस दौरान ज्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम ही रही। इन दशकों में तकनीकी और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीकी से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। औपनिवेशिकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपियन औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया था, जिसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्था विकासशील देशों पर भी पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिम साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन के गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। औपनिवेशिकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नस्लवादहीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहां कहीं उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों की प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगी थी। दूसरी ओर ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई। समूह 77 G77 के रूप में संगठित हो गए। इसमें क्या था?
NIE से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों बेहतर पहुंचा सके। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवादित नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की शरण ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज्यादा दिखाई दी। औद्योगिक विश्व में बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहां काफी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिर सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियां और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। जैसे चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जाकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, खिलौने चीन में बनते होते हैं या वहाँ के जैसे ही लगते हैं? यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ के कम वेतन का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर भी असर पड़ा, जिस पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो है कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने में एक देश से दूसरे देश में किस तरह से खाने पीने की वस्तुएं, रहन सहन और बाकी चीज़ों का आदान प्रदान होता रहा है, और किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और किस तरह से इसका जो है अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा, और किस तरह से कंपनियां मीन्स की रोजगार का किस तरह से पूरा रोजगार को किस तरह से बांधा गया, किस तरह से कंपनियां बनी और किस तरह से चीज़ों का उत्पादन किया गया, ये सारी चीज़ें। तो कार वगैरह, वॉशिंग मशीन, ये सारी जो है अमेरिका में बनने लगी, और टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, खिलौने ये सब चीन में बनने लगे। तो नए शब्द विनिमय दर इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर को 2 प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसे विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। लचीला परिवर्तनशील विनिमय दर इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए। यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन आंसर की दिए हुए हैं इसका भी हम हल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।